Hello everyone, welcome to another video of TFS ट्यूशन फ्रॉम होम। तो इसमें हम चैप्टर 3 आज करेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि सेमेस्टर 1 की बुक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें हम आज चैप्टर करने वाले चैप्टर 3 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इंट्रोडक्शन। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा। वो ये है कि यार देखो, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे कि जिस तरह से मतलब वीडियो देखी जा रही हैं, या फिर वीडियोस पर जो व्यूज़ आ रहे हैं, ठीक, कमेंट्स आ रही हैं, लोगों की लाइक्स आ रहे हैं। तो वो सब देख के यार सच में दिल से बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ठीक है, सब्सक्राइबर्स भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और ये आपकी वजह से ही हो पा रहा है, ये जो भी हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए थैंक यू। ऐसे ही यार सपोर्ट करते रहो और ग्रो करेंगे धीरे 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 साथ में सब। ठीक, तो अब बिना टाइम वेस्ट करे इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, वैसे कमाल की चीज़ नोटिस करी कि बुक का नाम भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और चैप्टर का नाम भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ही है। ठीक, तो चलो इसको शुरू करते हैं फटाफट। पहले फटाफट इसको रीड कर लो एक बार। ये जो डेफिनेशन है यहाँ से यहाँ तक साथ में रीड करते हैं। चलो, business organization refers to all those steps which have to be taken by the management for establishing a standard of relationship between man, materials, plant and equipment in order to run the firm properly and efficiently for the purpose of maximizing profits। ठीक, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है वो सारे स्टेप्स जो एक मैनेजमेंट लेता है एक इस्टेब्लिश करने के लिए रिलेशनशिप्स, जो भी मैन, मटेरियल्स, प्लांट और इक्विपमेंट्स के सबके बीच में जो रिलेशनशिप होते हैं, इन सबको इस्टेब्लिश करने के लिए जितने भी स्टेप्स ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के थ्रू लिए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, इन ऑर्डर टू रन द फर्म प्रॉपरली, मतलब वो सारे स्टेप जिनसे जो फर्म है वो बहुत अच्छे से चल सके, एफिशिएंटली वर्क कर सके और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो सके। ठीक, इन अदर वर्ड्स, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ द मेथड्स। ठीक, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टडी ऑफ मेथड्स में बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है, एंड प्रोसीजर्स ऑफ प्रमोटिंग अ बिजनेस यूनिट एंड फर्निशिंग इट विद द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोड्यूसिंग क्वालिटी गुड्स। तो इन सब चीज़ों में भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का टोटल अगर हम करके कहें तो एक बिजनेस फर्म, जैसे जैसे बिजनेस फर्म पूरी चलती है, वो सारे स्टेप्स, ठीक, जितनी भी स्टेप्स हम बिजनेस या फिर किसी बिजनेस को चलाने में लगाते हैं, वो पूरा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ही कहलाता है। प्रोड्यूसिंग क्वालिटी गुड्स एट द लोवेस्ट पॉसिबल कॉस्ट। क्वालिटी गुड्स मतलब अच्छी क्वालिटी के गुड्स प्रोड्यूस करना। ठीक है, लोवेस्ट पॉसिबल कॉस्ट, एट लोवेस्ट पॉसिबल कॉस्ट मतलब कम कॉस्ट में, एंड सप्लाइंग टू द कंज्यूमर्स एट द लोवेस्ट पॉसिबल प्राइस। और उन जो हमने गुड्स प्रोड्यूस करे हैं उनको सप्लाई करना, कंज्यूमर्स तक पहुंचाना लोएस्ट पॉसिबल प्राइस में, एंड येट अर्निंग एडिक्वेट प्रॉफिट्स, और साथ में हम प्रॉफिट्स भी अर्न कर सकें। ठीक है, तो ये पूरी डेफिनेशन थी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। मतलब टोटल अगर हम सम टोटल करके कहें तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वही है कि एक बिजनेस फर्म में जितने भी स्टेप्स फॉलो होते हैं उस फर्म को चलाने के लिए, प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए, वो पूरा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ही कहलाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे हमारा स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजिंग अ बिजनेस। ठीक है, अब क्या क्या स्टेप्स होते हैं बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने में। ठीक, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, इसको पढ़ते हैं पहले फटाफट। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग बिजनेस इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एंड डिवाइडिंग द वर्क दैट हैज टू बी डन इन अकॉर्डेंस विद द प्रीवियसली डिटरमाइंड प्लान्स। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। जो भी वर्क है उसको आइडेंटिफाई करना, ठीक, और उस वर्क को डिवाइड करना। ठीक, कैसे? द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग बिजनेस इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग एंड डिवाइडिंग द वर्क। जो भी काम होने वाला है, जो भी हमने प्रीवियसली यानी पहले जो भी हमने प्लान बनाए हैं उस काम को कैसे करना है या क्या करना है, उस सारे प्लान्स के अकॉर्डिंग उस वर्क को डिवाइड करना और आइडेंटिफाई करना। द वर्क इज डिवाइडेड इनटू मैनेजेबल एक्टिविटीज। उस वर्क को हम डिवाइड करते हैं एक्टिविटीज में। ठीक है, मैनेजेबल एक्टिविटीज, ऐसी एक्टिविटीज को जो मैनेज करी जाए एम्प्लॉयज के थ्रू। ठीक, सो दैट डुप्लीकेशन कैन बी अवॉइडेड। इससे क्या होगा, कोई भी डुप्लीकेशन वर्क नहीं होगा, मतलब एक ही जैसा काम 2 बार या 3 बार नहीं होगा।
इसकी हेल्प से, ठीक है, कैन बी अवॉइडेड एंड द बर्डन ऑफ वर्क कैन बी शेयर्ड अमंग द एम्प्लॉयज। और डिवाइड जब वर्क होगा तो जो वर्क का बर्डन है वो भी शेयर होगा अमंग द एम्प्लॉयज, मतलब हर किसी को थोड़ा थोड़ा वर्क मिलेगा, ऐसा नहीं होगा कि किसी एक पे बहुत ज्यादा बर्डन हो। ठीक, तो ये था फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। हम आगे बढ़ते हैं इसमें, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज। कोरिलेटेड एंड सिमिलर एक्टिविटीज आर ग्रुप्ड इनटू यूनिट्स एंड सब यूनिट्स। कोरिलेटेड मतलब जो एक दूसरे से रिलेटेड हो, या फिर सिमिलर कह लो कि जो बिल्कुल एक जैसी एक्टिविटीज हो, उनको ग्रुप्ड कर देते हैं, मतलब उनको ग्रुप कर देते हैं यूनिट्स में या फिर सब यूनिट्स में। ठीक, डिपार्टमेंट और यूनिट्स आर फर्स्ट क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ मेजर एक्टिविटीज। डिपार्टमेंट कह लो या फिर यूनिट्स कह लो, ये पहले बनती हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेजर एक्टिविटीज। जो मेजर यानी बड़ी एक्टिविटीज होती हैं उनको देखते हुए डिपार्टमेंट्स या फिर यूनिट्स तैयार होती हैं। एंड डिपार्टमेंट्स आर देन स्प्लिट। फिर जब डिपार्टमेंट भी बन जाते हैं तो वही डिपार्टमेंट स्प्लिट हो जाते हैं, मतलब बंट जाते हैं किसमें, सब यूनिट्स में, ऑफ सेक्शंस फॉर ग्रुपिंग अदर सपोर्टिंग एक्टिविटीज। जब वो एक पहले डिपार्टमेंट बन गया, जब डिपार्टमेंट बन गया तो उसको भी हमने सब यूनिट्स में स्प्लिट कर दिया या फिर बांट दिया, जिससे कि और भी ज्यादा सपोर्टिंग एक्टिविटीज हम कर सकें या फिर ग्रुप हो सकें। फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें, नेक्स्ट है हमारा एलोकेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी टू इंडिविजुअल्स। अब जो इंडिविजुअल्स हैं एक फर्म में या फिर एम्प्लॉयज कह लो, जो फर्म में एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं, उनको उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज या फिर उनकी जिम्मेदारियों को बांटना, उन तक पहुंचाना, उनकी जिम्मेदारियां क्या क्या है उनको बताना। ठीक, ईच इंडिविजुअल इज मेड रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्लीशन ऑफ अ स्पेसिफिक जॉब इन द एंटरप्राइज। ठीक, जितने भी उसमें लोग हैं, जितने भी एम्प्लॉयज हैं, वो जिम्मेदार हैं अपना जो भी उनको काम मिलेगा उसको पूरा करने के लिए। ठीक, एक एंटरप्राइज के अंदर जॉब्स आर एलोकेटेड टू पर्सन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल्स। जब कोई एम्प्लॉय फर्म में काम करने जाता है तो उसको काम मिलता है उसके स्किल्स के अकॉर्डिंग, उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग और उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसको कितना एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग हम उसको काम देंगे। उसके स्किल्स किस चीज में है, मान लो कि उसके स्किल्स अकाउंटिंग में नहीं है, मैथ्स में नहीं है, उसके स्किल्स आर्ट से रिलेटेड ज्यादा चीजों में, तो हम उसको ऐसा काम देंगे जो वो उसके स्किल्स के अकॉर्डिंग, यानी कि वो आर्ट वाला काम देंगे उसको। ठीक है, उसकी एबिलिटी कितनी है, तो इन सब चीजों को देखते हुए हम उसको जॉब एलोकेट करेंगे या फिर उसको जॉब देंगे, या दूसरे शब्दों में कहें तो हम उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे। उन चीजों को देखते हुए, किस किस चीज को देखते हुए, स्किल्स को, एक्सपीरियंस को और एबिलिटी को देखते हुए। फिक्स्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी एड्स इन स्पीडिंग अप द वर्क। फिक्स्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब अब जब उसको जिम्मेदारी मिल जाएगी तो इससे क्या होगा, वर्क जल्दी जल्दी होगा। एंड असिस्ट इन द मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन। जो बिजनेस फर्म है, बिजनेस एंटरप्राइज है, उसमें डिसिप्लिन बना रहेगा। जब सबको जिम्मेदारियां मिल जाएंगी, सबको उनकी जॉब्स मिल जाएंगी, तो एक डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा पूरी फर्म में और वर्क भी जल्दी जल्दी कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। ठीक, मेयरली एलोकेटिंग वर्क इज नॉट इनफ। ठीक, मेयरली मतलब केवल वर्क को बांट देना ही काफी नहीं है। ठीक, ईच इंडिविजुअल शुड ऑल्सो नो हु ही हैज टू टेक ऑर्डर फ्रॉम एंड टू whom ही इज अकाउंटेबल। हर इंडिविजुअल को यह पता होना चाहिए कि उसको किससे ऑर्डर लेना है और किसके वो अकाउंटेबल है। मतलब मान लो एक इंडिविजुअल है, उसको जॉब तो मिल गई, ठीक, लेकिन अब अगर उससे कुछ काम हुआ या फिर नहीं हुआ तो वो किसको जवाब देगा और किससे वो ऑर्डर लेगा या किससे उसको वो काम मिलेगा। ठीक है, ये सब चीजें भी जरूरी हैं। ऐसा तो नहीं कह सकते कि एक इंडिविजुअल है उसको हर कोई काम दे जा रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता, वरना उसके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन हो जाएगा। ठीक है, हमें ये चीज देखनी पड़ेगी कि जो एक इंडिविजुअल है, पर्टिकुलर इंडिविजुअल है या पर्टिकुलर पर्सन है, वो एक के ही ऑर्डर ले, मतलब सबके ऑर्डर लेगा तो बहुत ज्यादा बर्डन उसके ऊपर हो जाएगा। तो यही उसमें देखेंगे हम, ईच इंडिविजुअल शुड ऑल्सो नो हु ही हैज टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम, किससे वो ऑर्डर लेगा, एंड टू whom ही इज अकाउंटेबल। जब उससे वो काम हो जाएगा या फिर काम नहीं होगा तो वो अकाउंटेबल किसके लिए होगा, सबको तो जवाब नहीं देगा ना वो फर्म में, एक एक के पास जाके। एक पर्टिकुलर पर्सन होगा जिसने उसको काम दिया होगा और काम होने के बाद वो वापस उसी पर्सन के पास जाएगा कि हाँ काम हो गया है, और अगर नहीं हुआ होगा तो वो उसी पर्सन के पास जाएगा कि काम नहीं हुआ है, सो रीजंस है। तो बस एक पर्सन के लिए वो अकाउंटेबल होगा। अगर ये चीज नहीं होगी तो फिर पूरी फॉर्म में उसको घूमना पड़ेगा, बहुत सारा बर्डन उसको झेलना पड़ेगा। तो ये भी जरूरी है, एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स, कि उसको जो पर्सन है उसको कहाँ रिपोर्ट करना है। ठीक,
वो भी हमें एस्टेब्लिश करने पड़ेंगे। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सच क्लियर रिलेशनशिप्स हेल्प्स टू क्रिएट अ हायरार्कियल स्ट्रक्चर्स। ये इससे क्या होता है, हायरार्कियल स्ट्रक्चर बन जाता है, मतलब हायरार्कियल स्ट्रक्चर कहें तो लेवल्स बन जाते हैं, ठीक है। एंड हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस डिपार्टमेंट्स। इससे क्या होता है, कोऑर्डिनेशन मतलब साथ मिलजुल कर काम करना बहुत से डिपार्टमेंट्स में इस सब की वजह से हो पाता है, ठीक है। तो ये थे हमारे स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजिंग अ बिजनेस। तो ये 4 स्टेप्स थे। बाकी हम नीचे पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में जो फर्स्ट पॉइंट है वो है कॉमन गोल्स, ठीक, कॉमन गोल्स। एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टैब्लिश्ड टू अकम्प्लिश सम कॉमन गोल्स। हर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन बनती हैं उनका एक कॉमन गोल होता है, मतलब एक ऐसा काम होता है जो सबको करना ही है, ठीक। द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मस्ट रिफ्लेक्ट दीज ऑब्जेक्टिव्स। एक ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रक्चर है वो रिफ्लेक्ट करता है इन ऑब्जेक्टिव्स को। ऑर्गेनाइजेशन इज बाउंड बाय सम कॉमन पर्पस, ठीक। हर ऑर्गेनाइजेशन का एक कॉमन पर्पस होता है, ठीक है। उस काम को करने का पर्पस या उस काम को करने का क्या कहना चाहिए, उस काम को करने का क्या मोटिव है उनका। तो कॉमन गोल्स होते हैं उनके, सबके गोल सेम होते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस। एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म्ड अंडर द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द ऑर्डरली फंक्शनिंग ऑफ पीपल। रूल्स एंड रेगुलेशंस का मतलब है नियम और कायदे उनके। हर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ठीक, वो फॉर्म्ड मतलब बनती हैं अंडर द रूल्स एंड रेगुलेशंस। उनके अपने कानून होते हैं, उनके कायदे होते हैं, ठीक है, उनके नियम होते हैं, उसके अंदर वो बनती हैं। और जिस ऑर्डर में जो उसमें फर्म में काम कर रहे हैं उन लोगों को काम करना पड़ता है, ठीक है, उन रूल्स और रेगुलेशंस को ध्यान में रखते हुए। थर्ड हमारा आता है डिवीजन ऑफ लेबर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये जेड हो रखा है, एस करना है इसको सबकी जगह। इन एन ऑर्गेनाइजेशन टोटल वर्क इज डिवाइडेड इनटू सब फंक्शंस। एक ऑर्गेनाइजेशन में जो पूरा वर्क होता है वो डिवाइड होता है किसमें, सब फंक्शंस में। सब फंक्शंस मतलब सब मतलब वो सब नहीं, ऑल वाला सब नहीं, सब फंक्शन मतलब कैटेगरी में, ठीक। दिस इज नेसेसरी सो दैट द राइट जॉब इज डन बाय द राइट मैन। इससे क्या होता है कि राइट जॉब जो है वो मतलब जो सही काम है वो उससे सही इंसान से होता है। मतलब अगर दूसरे शब्दों में कहें तो जो राइट जॉब, मान लीजिए 2 लोग हैं, एक जॉब एक के लिए बनी है, एक जॉब एक के लिए बनी है, तो वो हम एक दूसरे की जॉब एक दूसरे को नहीं दे सकते। जो उसका काम है फर्स्ट पर्सन का वो फर्स्ट करे और जो सेकंड का काम है वो सेकंड ही करे, ठीक है, जिससे कि टाइम वेस्टेज नहीं होगा और रिसोर्सेज का वेस्टेज भी नहीं होगा, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ लेबर का यही है इन एन ऑर्गेनाइजेशन। टोटल वर्क इज डिवाइडेड इनटू सब फंक्शंस। दिस इज नेसेसरी सो दैट द राइट जॉब इज डन बाय द राइट मैन टू अवॉइड टाइम वेस्टेज एंड रिसोर्स वेस्टेज, ठीक। अब अगला हमारा आता है रिसोर्सेज। एन ऑर्गेनाइजेशन मेक यूज ऑफ वेरियस रिसोर्सेज। एक ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है बहुत से रिसोर्सेज, फिर टेक्नोलॉजी हो, स्किल्स हो। इट्स एक्टिविटीज एंड प्रोसेसेस कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट रिसोर्सेज। जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं वो बिना रिसोर्सेज के तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। किसी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर, कोई प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस हो रहा है तो वो क्या बिना रिसोर्सेज के हो जाएगा प्रोड्यूस, नहीं होगा ऐसा, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी चाहिए, स्किल्स चाहिए, तो ये है रिसोर्सेज का पॉइंट। मैन मेड। एन ऑर्गेनाइजेशन इज मैन मेड। इट इज कंपोज्ड ऑफ पीपल हु हैव देयर ओन इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप्स बट इट हैज एन आइडेंटिटी ऑफ इट्स ओन। जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो मैन मेड होती है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन मैन मेड कैसे, एक पर्सन आया, उसने सोचा कि मुझे बिजनेस खड़ा करना है अपना, वो उसने चालू किया बिजनेस, मतलब शुरू करना, बिजनेस चलाना शुरू किया। तो एक इंसान से शुरुआत हुई, 2 से हुई, 3 से हुई, इस तरह से बढ़ते रहे लोग उस फर्म में, ठीक है। इट इज कंपोज ऑफ पीपल हु हैव देयर ओन इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप्स। उसमें लोग कौन है, सारे लोग ही तो हैं वो जिनके खुद के इंटरेक्शन है उनसे, मतलब उस फर्म में आए वो, उनके रिलेशनशिप्स मतलब उनके कहना चाहिए उनकी बॉन्डिंग बनी उन सब लोगों से, फिर वो एक पूरी एक टीम बन गए, ठीक है। बट इट हैज एन आइडेंटिटी ऑफ इट्स ओन। लेकिन जो बिजनेस फर्म है उसकी अपनी एक आइडेंटिटी है जो कि उन सारे लोगों ने मिलकर बनाई है। इट हैज इट्स ओन फॉर्म एंड फंक्शन। उसके अपने खुद का फॉर्म और फंक्शंस हैं, ठीक है, उस फर्म के। तो अब आगे बढ़ते हैं इसमें। ये समझ आ गए होंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हमने 5 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं इसमें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब इनका ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है टू हेल्प मैनेजमेंट। द ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स मैनेजमेंट टू हैव अ कंट्रोल ओवर वेरियस बिजनेस फंक्शंस। द वर्क इज डिवाइडेड प्रॉपरली एंड कंट्रोल सेंटर्स आर एस्टेब्लिश्ड। क्या कह रहे हैं यहाँ,
जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मैनेजमेंट की हेल्प करती है टू हैव अ कंट्रोल ओवर वेरियस बिजनेस फंक्शन। ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट की हेल्प करती है उन बहुत सारे बिजनेस फंक्शंस को कंट्रोल करने में, ठीक है। द वर्क इज डिवाइडेड प्रॉपरली एंड कंट्रोल सेंटर्स आर एस्टेब्लिश। जो वर्क है पूरा उस फर्म के अंदर वो आराम से पूरी तरह से डिवाइड हो चुका है प्रॉपरली, और कंट्रोल सेंटर्स भी एस्टेब्लिश हो चुके हैं। कंट्रोल सेंटर्स कहें तो मान लीजिए एक पर्सन है, उसकी पूरी टीम है उस फर्म के अंदर 5-6 लोगों की, तो वो जो एक पर्टिकुलर पर्सन है वो कहलाएगा कंट्रोल सेंटर, या फिर एक केबिन में जिसमें वो बैठा होगा वो अपनी पूरी टीम को काम करते हुए देखेगा, वो तो हो गया एक कंट्रोल सेंटर, ठीक है पूरा। बाकी जो वो काम कर रहे हैं वो तो काम कर ही रहे हैं, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल चुकी हैं। द अथॉरिटी इज डेलीकेटेड एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज आर फिक्स्ड। अथॉरिटी इज डेलीकेटेड मतलब काम सौंप दिया गया है और रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी सबको मिल गई हैं, उनकी फिक्स्ड रेस्पॉन्सिबिलिटीज उनकी मिल गई हैं सबको। इट हेल्प्स मैनेजमेंट टू हैव अ कोऑर्डिनेटेड एडमिनिस्ट्रेशन। ये मैनेजमेंट की इस चीज में हेल्प करता है। कोऑर्डिनेटेड एडमिनिस्ट्रेशन मतलब सब मिलजुल कर टीम वर्क के साथ काम करें, ठीक है। इससे एक बहुत बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन जो है डेवलप हो पाता है और काम भी बहुत अच्छे से हो पाते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारा आता है टू इंक्रीज प्रोडक्शन। द ड्यूटीज आर असाइंड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। द एफिशिएंट सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनकरेजेस एवरी एम्प्लॉय टू मेक हिज बेस्ट कंट्रीब्यूशन इन रेजिंग आउटपुट। जो ड्यूटीज हैं वो असाइंड हो चुकी हैं अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर जो प्रिंसिपल है ये शायद 12th में हमने पढ़ा था, मतलब सभी ने पढ़ा होगा क्लास 12th की बुक में, जिसमें डिवीजन ऑफ लेबर एक प्रिंसिपल था। उसमें ये था कि किसी से भी ज़बरदस्ती काम ना करवाया जाए, उसकी एबिलिटी उसके स्किल्स के अकॉर्डिंग उससे काम मतलब उसको वो काम दिया जाए, ठीक है। बाकी मुझे शायद इतना ध्यान नहीं है, यही ऐसा ही कुछ था। तो वो प्रिंसिपल था डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। द एफिशिएंट सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनकरेजेस एवरी एम्प्लॉय टू मेक हिज बेस्ट कंट्रीब्यूशन इन रेजिंग आउटपुट। जितने भी जो एफिशिएंट सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशन का वो एनकरेज करता है हर एम्प्लॉय को वो अपना बेस्ट दे, अपने ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे उस फर्म में या उस काम में, उस आउटपुट को रेज करने में, उस आउटपुट को बढ़ाने में। द इंक्रीज इन आउटपुट एंड कंट्रोल ऑफ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। यहाँ क्या कह रहे हैं देखो, जो आउटपुट है उसमें अगर इंक्रीज होगा और अगर हम कंट्रोल करेंगे वेस्टफुल एक्सपेंडिचर में, मतलब जो खर्चा हमें जो वेस्ट खर्चा है बिल्कुल कि मतलब बेकार का खर्चा है, अगर हम उसमें कंट्रोल करें और आउटपुट को इंक्रीज करें तो उससे क्या होगा, हेल्प होगी डिक्रीज करने में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन की कॉस्ट होगी वो भी डिक्रीज होगी इससे। द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंसर्न विल ऑल्सो ग्रो अप, ठीक है, प्रॉफिट भी उस तरह से ग्रो करेगा। थर्ड पॉइंट हमारा आता है कोऑपरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विल सक्सीड ओनली इफ एम्प्लॉयज कोऑपरेट इन द वर्क। द एम्प्लॉयज लर्न वर्किंग इन क्लोजर कोऑपरेशन विद अदर्स। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तभी सक्सीड हो पाएगा जब एम्प्लॉयज कोऑपरेट करेंगे उस वर्क में, ठीक है। द एम्प्लॉयज लर्न वर्किंग इन क्लोजर कोऑपरेशन विद अदर्स। अब जब सारे लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं तभी वो कोऑपरेशन समझ पाते हैं, सीख पाते हैं उस चीज़ को। द मैनेजमेंट इंट्रोड्यूसेस वेरियस इंसेंटिव स्कीम्स। अब जो मैनेजमेंट है वो बहुत सी ऐसी स्कीम्स चालू कर देता है या फिर बहुत सी स्कीम्स ऐसा प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयज़ को जिससे कि वो उनको बेनिफिट मिलते हैं। बेनिफिशियरी स्कीम्स कह सकते हैं उनको। मॉनेटरी यानी कि मनी देते हैं उनको सैलरी एज अ सैलरी एंड अदर बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉयज। सो दे सैड नहीं है, सो दैट होगा, सो दैट दे वर्क इन अ टीम स्पिरिट। मैनेजमेंट अपनी तरफ से क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है, एक तो बेनिफिशियरी स्कीम्स, वो स्कीम कुछ भी हो सकती है, इंश्योरेंस हो सकती है, जॉब सिक्योरिटी हो सकती है, ठीक है, या फिर कुछ भी हो सकता है, वो स्कीम्स जो भी सबकी अलग होती हैं। और मॉनेटरी का मतलब है वो अपनी एज अ सैलरी जो भी देते हैं, मंथली सैलरी या कुछ प्रमोशन टाइप देते हैं, तो जिससे कि एम्प्लॉयज़ और भी ज़्यादा अपनी टीम स्पिरिट दिखा पाते हैं उस वर्क में, मोटिवेट होकर, या फिर कह लो अब यार तुम कुछ काम कर रहे हो, तुम्हें उसके पैसे मिल रहे हैं और अच्छे ही पैसे मिल रहे हैं, साथ में स्कीम भी मिल रही है, तो तुम और ज़्यादा मेहनत करोगे ना उस काम में। तो यहाँ पे भी बिजनेस फर्म यही करती है, ठीक है, उनकी टीम स्पिरिट को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए प्रमोशन वगैरह कर देती है, अच्छी सैलरी दे देती है, कुछ अच्छी स्कीम्स दे देती है, कुछ अच्छे ऑफर्स दे देती है, तो ये सब होता है। नेक्स्ट है हमारा सर्विस मोटिव।
एवरी बिजनेस एंटरप्राइज एम्स एट मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। हर बिजनेस एंटरप्राइज जो भी है वो उसका एम क्या होता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक, प्रॉफिट्स का मैक्सिमाइजेशन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। बट ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी प्रोवाइड सफिशिएंट स्कोप फॉर कन्विंसिंग द, लेकिन जो ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज़ हैं वो प्रोवाइड करती हैं सफिशिएंट स्कोप, एक स्कोप प्रोवाइड करती हैं जिससे कि कन्विंस होती हैं वेरियस पार्टीज, वर्कर्स, कंज्यूमर्स, द डीलर्स एंड द गवर्नमेंट्स दैट दे आर नॉट बीइंग एक्सप्लॉइटेड, रेदर द फर्म एम्स एट सर्विस फर्स्ट एंड प्रॉफिट नेक्स्ट। अच्छा यहाँ समझो, अगर तुम्हारी कोई फर्म है, ठीक है, या फिर मान लो तुम एज अ कंज्यूमर, ही एक बात अपने ऊपर लो, तुम कंज्यूमर हो, कोई बिजनेस चला रहा है, वो सिर्फ अपना प्रॉफिट मोटिव देख रहा है, ठीक है, तुम्हें सर्विसेज उतनी अच्छी प्रोवाइड नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ अपना प्रॉफिट मोटिव वो देख रहा है, तो क्या तुम अच्छे, तुम मतलब खुश होगे उस चीज़ से कि उसको प्रॉफिट हो रहा है लेकिन हमको सही से सर्विसेज नहीं मिल रही है, हमको सही से प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, या फिर बिजनेस को भी तो फिर घाटा होगा। जब कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं होंगे तो बिजनेस को भी घाटा होगा, शायद वो उससे खरीदना बंद कर दें, उनकी डिमांड ही ना हो बिल्कुल उन प्रोडक्ट्स की। तो यहाँ भी वही हुआ कि सब लोग जो भी थे, वर्कर्स, कंज्यूमर, डीलर्स या गवर्नमेंट, ये देख रहे थे कि बिजनेस फर्म सिर्फ प्रॉफिट्स की तरफ अगर जा रहा है और सर्विसेज नहीं दे रहा तो फिर ये बेकार है, ठीक है। तो उस चीज को देखते हुए बिजनेस फर्म ने क्या करा, उन्होंने अपनी जो मोटिव बना लिया वो था सर्विस मोटिव बना लिया, मतलब सर्विस देनी है। द फर्म एम्स एट सर्विस फर्स्ट, मतलब सर्विसेज पहले देनी है, एंड प्रॉफिट नेक्स्ट, मतलब प्रॉफिट बाद में हम देखेंगे, पहले सर्विसेज हमें प्रोवाइड करनी है अच्छी से अच्छी सभी को, ठीक है। अभी इतना ही था इसमें, बाकी मैं और कुछ देखता हूँ, अगर आगे मैं और इसमें ऐड कर सकता हूँ कुछ तो वेट अ मिनट। तो यार वैसे तो अभी इस चैप्टर में काफ़ी कुछ चीज़ें बची हुई हैं, ठीक है, ये तो बहुत मतलब हमने अभी शायद 10 या 20% ही चैप्टर किया है, अभी और भी काफ़ी कुछ है इसमें, वो भी हम करेंगे आने वाली वीडियोस में। तो अभी फ़िलहाल आपको करना ये है कि इस वीडियो को आराम से देख ही लिया है, सब कुछ समझ ही लिया है, अगर नहीं आया समझ कुछ तो दोबारा देख लो, ठीक है, ठीक है, दोबारा देख ही सकते हो, दोबारा पढ़ लो, थोड़ा अपना भी दिमाग लगाओ। वैसे कुछ ज़्यादा नहीं है, मैं हर वीडियो में वैसे भी कहता हुआ आया हूँ ये बात कि ज़्यादा कुछ नहीं है यार, ठीक है। इंग्लिश लिखी हुई है उसको ट्रांसलेट कर लो हिंदी में, तुम्हें साफ साफ चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि क्या बात हो रही है यहाँ पे, और ये सब हमारे यहाँ पढ़ा हुआ है। अगर अगर आप लोगों ने 11th-12th में बिजनेस पढ़ी होगी तो आराम से सब कुछ समझ जाओगे, बहुत आराम से, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही था, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं कुछ नई चीज़ें और लाते हैं इसके आगे की, इस चैप्टर को मतलब आगे बढ़ाते हैं। ये पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 लाएंगे जल्दी। तो तब तक यार दोबारा कह रहा हूँ, कमेंट्स देखकर बहुत अच्छा लगता है, लाइक्स जो आए हैं, जो पार्ट 1 वीडियो थी वो फर्स्ट चैप्टर की, उस पर यार 600 समथिंग व्यूज़ हो चुके हैं और उसमें लाइक्स भी आए हैं, मतलब बहुत अच्छा लगा यार उसको देख के, ठीक है। इसी तरह से बस यार अपना सपोर्ट बनाए रखो, ठीक, और बताना मुझे इसमें भी कमेंट्स करके नीचे कैसी लगी वीडियो, क्या कमी है, क्या ऐड ऑन होनी चाहिए चीज़ें इसमें, क्या लेस होनी चाहिए इसमें चीज़ें। तो यार अच्छा लगता है, मतलब काफ़ी जब रेस्पॉन्स मिलता है तो और मन करता है और अच्छा कंटेंट लाने का और ज़्यादा कंटेंट लाने का, ठीक है। तो बस यही है, बाकी यार शेयर करो दोस्तों के साथ इसको, लाइक करके बताना, लाइक करके कैसे बताओगे, लाइक तो करिए ना, कमेंट करके बताना, और चैनल सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर लो, उनसे बोल दो सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।